बीए पार्ट थर्ड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक चेतावनी दी थी। वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी चीन में जब क्रांति हुई, यानी चीन में जब क्रांति हुई 1949 में, उसके बाद चीन के व्यवहार से ये पूरी तरह से सत्य साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। उसे पूरब का तरबूज भी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने, जो उस समय शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, उन्होंने उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया। परंतु 1949 के बाद चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरा। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अगर हम सैनिक शक्ति की बात करें तो उसने महाशक्तियों की बराबरी कर ली। और कुल मिलाकर के चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने बहुत पहले कहा था, विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। तो चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक तरह से परेशान किए है। मेक इन चाइना पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं बिकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जब क्रांति हुई तो उसके बाद चीन के अभ्युदय का अपना महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रारंभ में जब साम्यवाद की क्रांति हुई तो अमेरिका ने यूएनओ में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। उसके स्थान पर राष्ट्रवादी चीन को ही मान्यता दे रखी थी। लेकिन अंततः 1971 में चीन को इग्नोर करना अमेरिका के लिए भी बहुत आसान नहीं था और 1971 में आकर के अमेरिका ने भी चीन को मान्यता दे दी और इस तरह से राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर साम्यवादी चीन को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिल गई। आर्थिक सुधारों के आधार पर चीन विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया। भूमंडलीकरण के दौर में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन WTO और अमेरिका को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाने वाले अमेरिका का ये सोच था कि चीन इसका सदस्य न बने, क्योंकि काफ़ी हद तक व्यापार के मामले में चीन बहुत आगे है। फ्रीडमैन के शब्दों में साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन की जो राजनीति है उसने बहुत सी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। सबसे पहली है चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, लेकिन वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था, द्वितीय श्रेणी की शक्ति था। परंतु जब साम्यवादियों के नेतृत्व में शक्तिशाली सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ तो उसके बाद में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आया, अमेरिका और साम्यवादी रूस के बाद। नवीन शक्ति संतुलन बना इससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जहां अमेरिका और सोवियत संघ 2 बड़े राष्ट्र थे, 2 गुट बने, शीत युद्ध हुआ और उसके बाद में पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। लेकिन चीन ने अपने आप को अलग रखा और वो अपनी शक्ति अलग से बढ़ाना चाह रहा था। तीसरी बात जो आती है वो है अमेरिकी नीति की विफलता। साम्यवादी चीन जैसे सफल होता जा रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति विफल होती जा रही थी। राष्ट्रवादी चीन की शक्ति को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने बहुत प्रयास किया,
लेकिन अंततः उन्हें कम्युनिस्टों के आगे हार माननी पड़ी। पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन आया और इससे भी चीन की शक्ति बढ़ी। एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां की, सीटों बनाने की नीति स्वीकार की। अमेरिका ने फार्मोसा में चांग काई शेक की सरकार की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया और चांग काई शेक की सरकार के लिए भारत और जापान के उद्योग धंधों के विकास के लिए और लोकतंत्र का बड़ा दुर्ग बनाने के लिए के बड़े परिणाम में सहायता देने को रोका, जिससे कि भारत बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़े। अमेरिका ने यह भी निश्चय किया कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने सैनिक साधनों से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा प्रत्यक्ष रूप से, और इसी के फलस्वरूप 1950 में दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए सेना भी भेजी। सोवियत संघ के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि चीन का अभ्युदय या विकास क्या था। ये एक वरदान भी था, क्योंकि इससे साम्यवाद का गुट बड़ा हुआ, शक्ति में वृद्धि हुई, जनसंख्या और साधन में वृद्धि हुई। लेकिन कठिनाइयां भी बढ़ी, क्योंकि चीन खुद के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति करना चाहता था। तो वो सोवियत संघ के लिए एक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हुआ और ऐसा हुआ भी। दोनों में बहुत गहरे मतभेद उभर करके सामने आए। अगला आता है संपूर्ण एशिया पर इसकी क्रांति का प्रभाव पड़ा। चीन में साम्यवादी क्रांति निश्चित रूप से एक ओर इसने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशिया के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। भारत को उसने अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना और भारत के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश की। नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई चीन के अभ्युदय से। पहली समस्या साम्यवादी चीन को मान्यता देना, और यूएनओ में इसके लिए काफ़ी विवाद हुए, वीटो का प्रयोग हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में गंभीर मतभेद रहे, लेकिन अंततः 1971 में साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी गई। दूसरी समस्या फार्मोसा की थी। ताइवान की निर्वासित सरकार फार्मोसा में थी और चांग काई शेक वहाँ पर शासक थे। ये जो टापू है ये चीन से थोड़ा ही दूर है, 115 मील, और ऐसी स्थिति में चीन जहाँ इसे अपना हिस्सा समझता था और इस पर अपना अधिकार करना चाहता था, वहीं अमेरिका फार्मोसा में राष्ट्रवादी सरकार की सहायता करना चाहती थी। तो इस तरह से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हुई। इन टापुओं को हस्तगत करने के प्रयास जो चीन कर रहा था, उसे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया। इसके साथ साथ पूर्वी और दक्षिणी एशिया की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा चीन की क्रांति का। जैसा कि के एम पणिक्कर ने कहा, चीन एक महाशक्ति बन गया और इस रूप में मान्यता देने के लिए जोर दे रहा था। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्य की मांग करती है वो आसान नहीं है, और सुदूर पूर्व में जो संघर्ष है वो इस प्रतिवाद का परिणाम है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंद्वी बन गए, जिससे ये प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र बन गया। इस समय भी हम देख रहे हैं अमेरिका और चीन के मध्य गंभीर विवाद है, क्राइसिस है, संकट है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जैसे ही तेजी से समीकरण बदले, वैसे ही चौथे स्थान से चीन विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है चीन की विदेश नीति में। और इस तरह से अगर हम देखें तो साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी तेज शीत युद्ध हुआ, वहीं पर विश्व राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति स्तंभ खड़ा हो गया। अब आते हैं साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। जैसे किसी भी विदेश नीति का उद्देश्य होता है, सबसे पहला राष्ट्रीय हित। चीनी विदेश नीति के लक्ष्य को भी हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय हित या उसका निजी स्वार्थ, और दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखें तो अपनी सीमाओं का विस्तार करना, राष्ट्रीय सुरक्षा करना, संसाधनों को बढ़ाना
और विश्वव्यापी रूप से देखें तो साम्यवाद का प्रसार करना और अपना प्रभाव बढ़ाना। तो कुल मिलाकर के हम अगर इसके लक्ष्यों को देखें तो इसमें प्रमुख लक्ष्य आते हैं चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। कोई भी राष्ट्र सबसे पहला यही लक्ष्य अपना रखता है। दूसरा है चीन को एक महाशक्ति और तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसका लक्ष्य होने के कारण वो एशिया में पाकिस्तान को सहायता देता है, भारत से सीमा विवाद करता है, तिब्बत में उसने हस्तक्षेप कर रखा है, हांगकांग के साथ उसका विवाद था। अगला आता है एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। जो भी साम्यवादी राष्ट्र हैं या नीति को मानना चाहते हैं, वो चाहता है कि सोवियत संघ यानी रूस के स्थान पर चीन वहाँ पर प्रतिनिधित्व करे। जैसा कि माओ त्से तुंग की नीति थी, सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने दो, यानी अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो सांस्कृतिक साम्यवाद है, उसको पनपने दो। और रूस से, सोवियत संघ से उसकी काफ़ी हद तक वैचारिक मतभेद भी सामने आए जब रूस ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपना लिया था, जबकि चीन एक आक्रामक नीति अपनाते हुए एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना चाहता था। अगला आता है लक्ष्य उसका, जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, विशेषकर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके विरुद्ध संघर्ष में वो सभी साम्यवादी देशों का सहयोग करना चाहता था। ये उसका लक्ष्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका को वो अपना विशेष प्रतिद्वंद्वी मानता है। अगला आता है प्रवासी चीनियों के हित, उनके अधिकार, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। चीनी जहाँ भी हैं, चीन के नागरिक जहाँ भी रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, वहाँ पर उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए, उनके परिवारों की, उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। ये भी उसकी कूटनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चीनी सीमाओं का विस्तार करना। हम देखते हैं आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे तिब्बत पर उसने अधिकार कर लिया, भारत में अरुणाचल प्रदेश में और अभी गलवान घाटी में वो आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र की स्थिति को अगर हम देखें तो उसमें भी चीन का हस्तक्षेप है। तो कुल मिलाकर के चीन अपनी सीमाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है, ये उसका लक्ष्य है। अगला आता है सोवियत संघ और रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करना। जो भी हम कहें कि साम्यवाद का जो प्रभाव है रूस का, 1991 के बाद रूस ने अपनी जो नीतियां अपनाई और उन नीतियों के माध्यम से सोवियत संघ का पतन हुआ और जो संघ था वो ख़त्म होकर के अपने अलग अलग राज्यों में बंट गया। वो नीतियाँ जो थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, आर्थिक नीतियों में भी सुधार किए गए थे और संचार की नीतियों में भी सुधार किए गए थे। तो उससे रूस का प्रभाव कुछ कम हुआ साम्यवाद में और उसका फ़ायदा पूरी तरह से चीन ने उठाया और भी ज़्यादा वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाकर रूस के प्रभाव को कम करना चाहता है। चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना ताकि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके और विश्व में एक बड़ी शक्ति बनी रह सके, ये चीन का अपना लक्ष्य रहा है। और इसके माध्यम से चीन निरंतर आगे बढ़ रहा है और एक बड़ी महाशक्ति के रूप में न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में, विश्व राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जापान या भारत जैसा एशिया देश बहुत सुदृढ़ सैनिक शक्ति बन जाए और इसीलिए वो उत्तरी कोरिया और वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक समझता है और यहाँ किसी भी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता। तो इस तरह से जो उसकी विदेश नीति है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित है और साम्यवादी नीति को वो आज भी उसी तरह से अपनाए है।